फर्स्ट विल सी रिलेटेड द सुपाइन पोजीशन, इट इज अ बैक लाइंग पोजीशन विथ आर्म्स ऑन द साइड, मतलब इसमें सुपाइन मतलब मुंह ऊपर करके सोते हैं और बैक जो भी रहता है वो जमीन को लगता है और हाथ एक साइड पे रहते हैं। और ये यूजुअली आपने देखा होगा, यूजुअली ये पोजीशन यूज करते हैं सोते वक्त। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, रेस्टिंग, अंडरगोइंग एनेस्थेसिया और लंग बायोप्सी, ये सारे चीज़ों में इसका यूज ज़्यादातर होता है। पर्टिकुलर रेस्टिंग पोजीशन इज कॉल्ड एज सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि इमेज ही आपको याद दिलाता है, इज द अपोजिट ऑफ सुपाइन, दैट इज प्रोन। पर्सन लाइंग ऑन द अब्डोमेन विथ हेड टर्न टू द वन साइड, मतलब अब्डोमेन के ऊपर सोते हैं और अपना सर जो भी रहता है एक साइड पे रहता है। और यूजुअली कोविड में भी ये पोजीशन बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि कोविड में ये पोजीशन सोने से थोड़ा तकलीफ कम होता है। सो द यूजेस आर टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, रिकवर पोजीशन आफ्टर एनेस्थेसिया, टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कोकिक्स, रेनल बायोप्सी, और यूजुअली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे कि स्पाइना बाइफिडा अकल्ट होता है, उसमें भी ये पोजीशन यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द डार्सल रिकम्बेंट पोजीशन इन विच पेशेंट लाइज ऑन द बैक विथ लोअर एक्सट्रीमिटीज मॉडरेटली फ्लेक्स एंड रोटेटेड आउटवर्ड, मतलब इसमें सुपाइनिस होता है, जस्ट नी जो भी वो फ्लेक्स करता है और थोड़ा आउटवर्ड रोटेट भी करते हैं, और पिलो सर के नीचे रहता है। इसके यूजेस जैसे कि आप जानते हो, मतलब थोड़ा थाई फैला हुआ है तो वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बायमनल पैल्पेशन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, देन पेरिनियल केयर दे सकते हैं, पीवी एग्जामिनेशन भी इसमें यूजुअली कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी आल्सो, रिपेयर ऑफ लेजन फॉलोइंग पार्चुरेशन के बाद जो भी लेजन रहता है उसके लिए भी वो निकालने के लिए वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज द ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, the body is laid supine or flat on the back on a 15 to 30 degree incline with the feet elevated above the head, मतलब इसमें पैर ऊपर रहते हैं और हेड नीचे रहता है, और जो भी पैर रहते हैं वो 15 to 30 डिग्री ऊपर इंक्लाइन किया जाता है। और इसके यूजेस देखो, शॉक पेशेंट में यूज़ करते हैं, जैसे कि सर नीचे है तो ब्लड सर की तरफ ज़्यादा आ जाता है शॉक पेशेंट में, वैसे ही हाइपोटेंसिव पेशेंट में यूज़ करते हैं। कॉर्ड प्रोलैप्स में भी यूज़ करते हैं जब तक सिजरिन ना हो जाए, एयर एम्बोलिज्म, सर्जिकल रिडक्शन ऑफ एन अब्डोमिनल हर्निया, ये सब में ये यूजुअली करते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, दिस इज अपोजिट टू द ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, द बॉडी सुपाइन ऑन एन इंक्लाइन बट विद द हेड नाउ बीइंग एलिवेटेड, मतलब आपने ट्रेंडलबर्ग में देखा था हेड नीचे था और सर नीचे था, इधर सर ऊपर है और पैर नीचे है, और एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ट्रेंडलबर्ग है। इसके यूजेस एक ही यूज है इसका, टू मिनिमाइज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, जो भी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है इसको ये मिनिमाइज करता है और एस्पिरेशन भी ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वन इज द लैटरल पोजीशन, जैसे कि आप जानते हो लैटरल पोजीशन में दो है, राइट लैटरल एक आता है और लेफ्ट लैटरल पोजीशन एक आता है। लैटरल और इसको साइड लाइन पोजीशन भी बोलते हैं। द पेशेंट लाइज ऑन द साइड वन साइड ऑफ द बॉडी, आइदर राइट और लेफ्ट, मतलब एक साइड से होता है, वो चाहे दाएं हो या बाएं हो, तो इसको यूजुअली हम लैटरल पोजीशन बोलते हैं। और यूजेस ऑफ लैटरल पोजीशन, टू प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन, to relieve pressure on back and coccyx after liver biopsy, right lateral position, pyloric stenosis, right lateral position during seizure attack and air embolism, left lateral position हम यूज करते हैं। तो lateral का एक यूनिक फायदा है। नेक्स्ट वन इज द सिम्स पोजीशन, आपने देखा होगा ये पोजीशन, सिम्स पोजीशन और सेमी प्रोन पोजीशन इज व्हेन पेशेंट अज्यूम्स अ पोस्चर हाफवे बिटवीन द लैटरल दिस थिंग एंड द लोअर आर्म इज पोजीशन बिहाइंड द क्लाइंट एंड अपर आर्म इज फ्लेक्स्ड एट अ शोल्डर एंड एल्बो। तो इन सिंपल बोलता हूँ, प्रोन पोजीशन में यूजुअली आदमी सोता है और थोड़ा रेक्टल इससे क्लियरली विजुअलाइज होता है, क्योंकि हिप जो भी है थोड़ा ऊपर किया रहता है इसमें। सो इसमें क्लियरली आपको जो भी रेक्टल एरिया है वो यूजुअली विजुअलाइज होता है। एंड यूजेस जैसे कि मैंने बोला था, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए बहुत आसान है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा डालने मतलब क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए और एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए भी। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड द लो पोलर्स पोजीशन, इन दिस हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड 30 डिग्री विथ फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ वेस्ट, मतलब जो भी आपका वेस्ट रहता है उससे 30 डिग्री आपका हेड एलिवेट होता है, तो इसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं, लो पोलर्स पोजीशन बोलते हैं। और इसके यूजेस देखते हैं, यूजुअली ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ये करने के लिए करते हैं, बट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग एंड ड्यूरिंग इंक्रीज्ड आईसीपी, मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब बढ़ता है तब भी देते हैं, टू डिक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सो नेक्स्ट वन इज द फॉलोअर्स पोजीशन, जैसे कि लाइक लो फॉलोअर्स था, ये सेमी फॉलोअर्स है। तो इन दिस हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड 45 डिग्री विथ फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ द वेस्ट, मतलब इसमें 45 डिग्री जो भी है वेस्ट से एलिवेट करते हैं, तो इसको फॉलोअर्स और सेमी फॉलोअर्स भी बोलते हैं। और यूजुअली रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और डिस्निया केसेस में हम देखते हैं फॉलोअर्स पोजीशन ही हम देखते हैं। तो इसके यूजेस है टू प्रमोट द लंग एक्सपांशन, इसमें से लंग एक्सपांशन बहुत अच्छा होता है, टू रिलीव टेंशन फॉलोइंग अब्डोमिनल सर्जरी, ट्रैकोएसोफेजियल फिस्टुला में भी ये पोजीशन दिया जाता है, और पैरासिम्पथसिस में भी ये पर्टिकुलर पोजीशन दिया जाता है। तो पर्टिकुलर डिस्निया में ये बहुत पर्टिकुलरली हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज हाई फॉलोअर्स पोजीशन, इन दिस हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 90 डिग्री विथ फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ द वेस्ट, आप देख सकते हो बैक एकदम कंप्लीटली 90 डिग्री एंगल में एलिवेट किया गया, एकदम स्ट्रेट, और पैर भी एकदम स्ट्रेट है। तो इसके यूजेस है टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ चोकिंग अवॉइड करने के लिए, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करने के लिए भी हमें देते हैं, एआरडीएस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी, एम्फाइसीमा, प्लूरल एफ्यूजन, सब देखा जाए तो सब रेस्पिरेटरी रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज द ऑर्थोप्निक पोजीशन, ऑर्थोप्निक पोजीशन और इसको ट्राइपॉड पोजीशन प्लेसेस द पेशेंट इन अ सिटिंग पोजीशन और ऑन द साइड ऑफ द बेड with overbody table in front to lean on a pillow on the table or rest on, मतलब सेम बैठता है आदमी और थोड़ा लीन होकर पिलो के ऊपर रेस्ट लेता है इसमें। तो इसके यूजेस ऐसे है, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस,
थोरासिंथेसिस भी कर सकते हैं इसमें, पेरिकार्डाइटिस, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अस्थमा, सीओपीडी दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, एम्फाइसीमा जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलीव करने के लिए ये यूजुअली पोजीशन ऑर्थोपेनिक पोजीशन यूजुअली दिया जाता है। नेक्स्ट है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन इज वेयर द पेशेंट इज ऑन देयर बैक विथ हिप्स एंड नीज फ्लेक्स्ड एंड थाइज अपार्ट। मतलब आप देख सकते हो सुपाइन सोया है और पैर थोड़ा ऊपर करके और नी की जगह पे बेंड किया है और थाइज थोड़े फैला दिया है, तो इससे जो भी पेरिनियल एरिया है वो क्लियरली दिख जाता है। तो यूज से वजाइनल एग्जामिनेशन, देन चाइल्ड बर्थ के टाइम आप जो भी लेबर वार्ड है उसमें देख सकते हो लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। देन पेल्विक एंड गायनेक सर्जरीज में भी ये यूजुअली पोजीशन दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन आर ऑफ टू टाइप्स एक्चुअली, इट कैन बी लैटरल और प्रोन। इन लैटरल नी चेस्ट पोजीशन द पेशेंट लाइज ऑन देयर साइड, टॉर्सो लाइज डायगोनली अक्रॉस द टेबल, हिप्स एंड नीज आर फ्लेक्स्ड। इसमें देखा तो सिंपल में बोला चाहिए तो लैटरल्स होता है, नी जो भी है वो फ्लेक्स करते हैं और वो चेस्ट के तरफ यूजुअली आता है। इन प्रोन नी चेस्ट पोजीशन द पेशेंट नील्स ऑन द टेबल एंड लोअर शोल्डर ऑन टू द टेबल, सो चेस्ट एंड फेस रेस्ट ऑन द टेबल। मतलब इसमें फेस और नी सरफेस पे रहता है और जो भी अब्डोमिनल है उधर एलिवेशन रहता है, इससे रेक्टम क्लियरली विजुअलाइज हो जाता है। तो इसमें सिग्मोइडोस्कोपी, लंबार लेमिनेक्टोमी और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे बेस्ट पोजीशन है जिसमें रेक्टल विजुअलाइजेशन क्लियरली हो जाता है। नेक्स्ट वन इज अ किडनी पोजीशन। एक यूनिक पोजीशन है किडनी पोजीशन, पहली बार आपने सुना होगा। द पेशेंट अज्यूम्स अ मॉडिफाइड लैटरल पोजीशन वेयर इन अब्डोमेन इज प्लेस्ड ओवर लिफ्ट इन द ऑपरेटिंग टेबल दैट बेंड्स द बॉडी। पेशेंट इज टर्न ऑन देयर कॉन्ट्रालैटरल साइड विद देयर बैक प्लेस्ड ऑन द एज ऑफ द टेबल। मतलब सर और पैर ये दोनों नीचे जाते हैं और जो भी लाइक रेट्रोपेरिटोनियल प्लेस रहता है वो आपको क्लियरली विजुअलाइज होता है। कॉन्ट्रालैटरल किडनी इज प्लेस्ड ओवर द ब्रेक इन द टेबल ओवर द किडनी बॉडी एलिवेटर इफ अटैचमेंट is available. The uppermost arm is placed in gutter rest at no more than 90 abduction or flexion. आप इसको क्लियरली ये इमेज में देखो, इमेज में क्लियरली दिया है जो भी सर है लैटरली सोया है और जो भी सर है और पैर है दोनों नीचे गए हैं और आप देख सकते हो लैटरली जो भी रेट्रोपेरिटोनियल एरिया है वो क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। सो इसका यूजेस भी वही है टू विजुअलाइज रेट्रोपेरिटोनियल एरिया। किडनी सर्जरीज में भी ये यूजुअली हेल्प किया जाता है। नेक्स्ट वन इज जैक नाइफ पोजीशन। दिस इज ऑल्सो यूनिक पोजीशन। जैक नाइफ पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रास्के एंड इट्स वेयर इन द पेशेंट abdomen lies flat on the bed. The bed is scissored so that hip is lifted and legs and head are now low. मतलब इसमें जो भी बैक एरिया और पेल्विक एरिया है एक क्लियरली विजुअलाइज हो जाता है। मतलब सर और पैर नीचे है, बैक क्लियरली विजुअलाइज हो जाता है, बैक और पेल्विक एरिया। सो यूजेस आर इन सर्जरी सच एज एनस, रेक्टम, कॉकिक्स एंड बैक सर्जरीज, अडर्नल सर्जरीज, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, जिधर भी आपका इंफेरियर नाका पे प्रेशर पड़ता है तो इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द पोजिशंस। टुडे आई हैव सीन मेनी पोजिशंस like supine, prone, Trendelenburg, jackknife position, Sims position, then a Trendelenburg position, reverse Trendelenburg position, knee chest position, kidney position which was very unique. So what patient position decreases intracranial pressure? A. Fowler's position, B. lithotomy position, C. knee chest position, D. Sims position. And the correct answer is A. Fowler's position. In most patients with intracranial hypertension, head and trunk elevation up to 30 degrees usually decreases intracranial pressure. Elevating the head and torso is one of the few easily instituted methods of reducing intracranial pressure. The intracranial pressure probably drops due to drainage of cerebral venous blood and cerebrospinal fluid, that is CSF. Which is the best position for sigmoidoscopy? A. Supine position, B. Prone position, C. Lateral position, D. Sims position. And the correct answer is D. Sims position. Which of the following position is best suited for giving an enema? A. Fowler's position, B. Trendelenburg position, C. Sims position, D. Supine position. And the correct answer is C. Sims position. The Sims position is usually used for rectal examination, treatments and enemas. It is performed by having a patient lie on their left side, left hip and lower extremity straight, and right hip and knee bent. It is also called lateral recumbent position. Genopectoral position is also called as A. Trendelenburg position, B. Sims position, C. Knee chest position, D. Prone position. And the correct answer is C. Knee chest position. Genopectoral position is also called knee chest position. Knee chest position is the position of a patient in which the weight of the body is supported on the knees and chest. What angle is semifowler's position? A. 15 to 30 degrees, B. 30 to 45 degrees, C. 45 to 60 degrees, D. 60 to 90 degrees. And the correct answer is B. 30 to 45 degrees.
Low Fowler's position is when the head of bed is elevated 15 to 30 degrees. Semi Fowler's position is 30 to 45 degrees. Standard Fowler's is 45 to 60 degrees. And High Fowler's position is 60 to 90 degrees. Identify the patient position given in the image below. A. Trendelenburg position. B. Lithotomy position. C. Dorsal recumbent position. D. Prone position. And the correct answer is C. Dorsal recumbent position. Horizontal recumbent position is the other name of which patient position? A. Prone position. B. Trendelenburg position. C. Supine position. D. Sims position. And the correct answer is C. Supine position. A position where the person is lying on their belly face down is called as A. Supine position. B. Knee chest position. C. Prone position. D. Trendelenburg position. And the correct answer is C. Prone position. Which position is best in the event of respiratory distress? A. Supine position. B. Trendelenburg position. C. Sims position. D. Fowler's position. And the correct answer is D. Fowler's position. Fowler's position is an intervention used to promote oxygenation via maximum chest expansion and is implemented during events of respiratory distress. Fowler's position facilitates the relaxing of tension of abdominal muscles, allowing for improved breathing. Identify the patient position given in the image below. A. Semi-Fowler's position. B. Sims position. C. Prone position. D. Orthopneic position. And the correct answer is D. Orthopneic position. Orthopneic position is frequently used by patients with respiratory problems. It helps expand the chest and lungs to allow more oxygen to enter. Orthopneic position is a position assumed to relieve orthopnea, that is, difficulty breathing except when in an upright position. The patient assumes an upright or semi-vertical position by using pillows to support the head and chest or sits upright in a chair. Which position is often used for childbirth? A. Sims position. B. Trendelenburg position. C. Lithotomy position. D. Supine position. And the correct answer is C. Lithotomy position. Lithotomy position is supine position of the body with the legs separated, flexed and supported in raised stirrups. Originally used for lithotomy and later also for childbirth. Which patient position is used during the surgery of tonsillectomy? A. Knee chest position. B. Rose position. C. Trendelenburg position. D. Prone position. And the correct answer is B. Rose position. Rose position is a position in which a patient is placed while undergoing a tonsillectomy, adenoidectomy or uvulopalatopharyngoplasty. Which position increases the pulmonary blood flow and thus decreases cyanosis in tetralogy of Fallot? A. Knee chest position. B. Squatting position. C. Supine position. D. Both A and B. And the correct answer is D. Both A and B. In the patients with tetralogy of Fallot, TET spells occur. These episodes of TET spells are caused by a rapid drop in the amount of oxygen in the blood. TET spells are most common in young infants around 2 to 4 months old. Toddlers or older children might instinctively squat when they are short of breath, or they can be made to take a knee chest position. These positions increases blood flow to the lungs. Which position can be used to treat a venous air embolism? A. Left lateral decubitus position. B. Trendelenburg position. C. Both A and B. D. Fowler's position. And the correct answer is C. Both A and B. An air embolism is also called a gas embolism. It occurs when one or more air bubbles enter a vein or artery and block it. When an air bubble enters a vein, it's called a venous air embolism. When an air bubble enters an artery, it's called an arterial air embolism. These air bubbles can travel to your brain, heart or lungs and can cause heart attack, stroke and respiratory failure. Air embolisms are rather rare. Left lateral decubitus position and or Trendelenburg position is the choice of position in case of venous air embolism.